एक मिनट जला रहे हो? हाँ पहले जला ही दे, अंदर रुक जाओ। और थोड़ा पीछे हो जाओ। थोड़े आप भी हो। हाँ अब आ एक एक दो दो फूल और हाथ में ले लो लड़का जाओ। न चढ़ाएंगे बाद में, फोटो तो ले लो एक बार। वैसी टाइम पे आ जाएंगे। माला चढ़ गई अब फूल ले लो दो दो एक लो जी। ले लो सभी ले लो। चढ़ाएंगे फूल चढ़ाई देंगे। फूल बांट देंगे सब। हाँ नहीं, फूल खोल देता हूँ यहीं दो करते हो। ये लो। इधर देखो जी, इधर आप भी आ जाओ, सेल्फी ले लो। हाँ हाँ कोई बात ना, नहीं। ना, कहीं अब कहीं और दूसरे दे दो या फिर सेल्फी ले लो। आ जाओ वकील साहब, आ जाओ। चढ़ा दिया हमने, तो आप चढ़ा हमने चढ़ा दिया। सतवीं ढाकर के लड़के को मंत्री जी अपनी लड़की का रिश्ता कर दिया। हाँ। तो सुबह सुबह 7 बजे आया था भाई साहब। लक्ष्मी नारायण है। हाँ, सुबह 7 बजे फोन आया था कि 10 बजे के करीब लेकर यहाँ से चौधरी साहब के व्यक्तित्व पर समाज को उनकी क्या देन रही और आने वाली जो पीढ़ियां हैं अपने समाज की, उनके लिए उनका जीवन कैसे शिक्षाप्रद है, थोड़ा इस बारे में आप बताएं थोड़ा लोगों को और समाज को। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। हमेशा उन्होंने एक कमज़ोर वर्ग तबके को, किसान वर्ग को हमेशा ऊंचा उठाने के लिए पहले से ही वो काम करते थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा सरमाएदारों को छोड़कर गांव देहात को अब आगे लाने के लिए पहले उन्होंने गांव को लिया था कि गांव को जब तक आगे नहीं लाया जाएगा, गांव को नहीं उठाया जाता कि जब तक देश का भला नहीं होगा। 1937 में भी चौधरी साहब ने यही प्रस्ताव रखा था कि गांव देहात से किसान वर्ग का कम से कम सरकारी समितियों में या सरकारी सेवाओं में 50% गांव का बंदा रहना चाहिए जो किसान वर्ग से रखता हो। चौधरी साहब का था इतना बड़ा बड़ा व्यक्तित्व था कि उन्होंने अच्छे से, आज अगर वो होते इस टाइम पे जो किसानों का जो मसला चल रहा है, तो ये गारंटी है कि इतना लंबा ये मसला चलता ही नहीं। वो फौरन, वो इतने बड़े धनी थे अपने व्यक्तित्व के कि वो अब तक इस काम को ख़त्म कर देते। तो चौधरी साहब का तो कोई वही नहीं है। वो तो बहुत ही किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, सबके लिए बहुत आगे रहते थे और सबसे ज़्यादा काम करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरपंच साहब, आप उनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालें और उनके व्यक्तित्व और हमारे लिए वो किस तरह ऊर्जा देने वाला है, नवियों के लिए किस तरह से वो एक मार्गदर्शन करता है उनका जीवन, और उनकी मेन शिक्षाएं, उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। देखो, सभी सरदार बैठे हैं। आज हम उनको 23 दिसंबर को उनकी जन्मदिन पर उनको नमन कर रहे हैं। 1902 में उनका जन्म हुआ था, ये सबको पता, नूरपुर गांव में हुआ था। और चौधरी साहब के बारे में जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज बिल्कुल कसौटी पर खरी उतर रही है। जैसे एक तो व्यवहारिक कितने थे, उन्होंने ज़िंदगी में कभी सत्ता की लालसा कभी नहीं रखी। हमेशा वो संघर्ष करते रहे। प्रधानमंत्री से लेकर जब शुरुआत की थी तब से प्रधानमंत्री का पद उन्होंने हासिल किया, पर कभी सत्ता की लालसा नहीं करी। नंबर 2, उनके साथ जो मैं मानता हूँ सबसे बड़ा अन्याय चौधरी साहब के साथ ये हुआ कि वो बहुत
बड़े अर्थशास्त्री थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन उनके आगे 10 ग्राम भी मैं समझता हूँ नहीं थे, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने ट्रेड सर्कल दिया है समाज को, व्यापारी को कम से कम बचे, बावजूद उसके उनके साहित्य को प्रकाशित नहीं किया गया, दबा दिया गया। जिस प्रकार चौधरी छोटू राम ने बोलना सीख लिया, दुश्मन को पहचानने की बात करी, चौधरी देवीलाल ने लोकलाज से चलता है लोकराज वो कही, चौधरी साहब ने जो सत्ता की चाबी है वो खेतों से गुजर के होने की अपनी बात कही थी, जो बहुत ही व्यवहारिक और आज के दिन में बहुत ही साफ सुथरी गुजरती है। तो मैं समझता हूँ उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कभी विशेष जाति और समुदाय का ध्यान ना रख के सारे समाज को लेके, उनके मुसलमान भी वोटर थे, उनके मजदूर भी था, किसान भी था, जितना कमेरा वर्ग है जो देश में काम करने मेहनत कश लोग हैं ना, वो सारे उनके वोटर रहे थे। और एक समय हमने देखा, हमारे याद है, चाहे बिहार का कर्पूरी ठाकुर हो या उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हों, पंजाब, पूरे उत्तरी भारत में उनकी अपनी पकड़ थी। और उन्होंने वो केंद्र में रह के उन्होंने सारे उसको चलाया। बहुत बड़ा उनका एक सेटअप बन गया था जो बाद में ध्वस्त हो गया, आज वो कहीं नजर नहीं आते। तो कहने का मतलब है व्यवहारिक आदमी थे, बहुत उच्च विचारों के आदमी थे, अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे और जमीनी आदमी थे, कभी लालच नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो हमें आज उनसे प्रेरणा लेके उनका कुछ ना कुछ अनुसरण अगर हम 10% भी कर लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर आप बोलो, हाँ जी बताओ, आप बोलो। वकील साहब, देखो जी, चौधरी साहब का को एक किसान के रूप में हम जानते हैं। ये उनके व्यक्तित्व का एक रूप है कि वो किसान के रूप में जाने जाते हैं, और आज का दिन उन्हीं के पीछे किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचने के लिए उनका जो सफ़र रहा है, उस सफ़र में सारा श्रेय उस सफ़र का जाता है उनके महान व्यक्तित्व का। और महान व्यक्तित्व में जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो बिंदु था वो था दूसरों के लिए त्याग करना। उन्होंने वकालत में जब वो आए इस पेशे में, तो वकालत के पेशे में देखा कि किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, उनको सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए अपनी चलती वकालत छोड़ दी, वकालत छोड़कर और वो राजनीतिक गलियारा उन्होंने इसी उद्देश्य से पकड़ा कि इनकी कोई, जो किसान का कोई सुनने वाला नहीं था उसका कोई सुनने वाला आ जाए, और वो वास्तव में किसान के मसीहा के रूप में स्थापित हो। दूसरा उनका व्यक्तित्व का एक बहुत मजबूत पहलू था, वो था अर्थशास्त्र। वो बहुत ही ज़बरदस्त अर्थशास्त्री थे। और मैं आपको बता दूं कि विश्व में जो जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, उनमें भी उनकी आज भी अर्थशास्त्र की कई किताबें को उन्होंने अपने उसमें ले रखा है, सिलेबस में। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी नस्ल को ही इसके बारे में ज्ञान नहीं है। रीज़न उसका ये रहा है कि मैं वैसे बहुत ज़्यादा ये नहीं चाहता कि जातिवाद के ऊपर कोई समाज को बंटवारा दिया जाए, लेकिन एक ये कड़वी सच्चाई है जिसको चौधरी साहब हमेशा उजागर करना चाहते थे। चौधरी छोटू राम से लेकर और चौधरी चरण सिंह तक यही एक कवायद रही कि किस तरह से अपने इस भोले किसान को, इस कौम को किस तरह से बचा के रखा जाए। लेकिन आगे उसको किसी ने ना प्रसारित ही नहीं किया, प्रचार ही नहीं करने दिया। आज देखिए कि देने वाला दाता होता है, किसान जो देने वाला है वो देता है, और एक भिक्षा मांगने वाला जो है नीचे आता है। हमेशा देने वाला ऊपर होता है और लेने वाला नीचे होता है। लेकिन जिनके हाथ में कलम थी उन लोगों ने उल्टा कर दिया। जो भिक्षा वाले थे वे कहते हैं कि वे सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे, यानी कि जब हम चार उनका बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सबसे ऊपर, उसके बाद देने वाले। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये विचारधारा थी, उन्होंने बहुत प्रसारित करने की कोशिश की। लेकिन
जिन लोगों के हाथ में कलम थी उन लोगों ने अपनी तरफ से इतिहास को रच दिया और अपने हिसाब से लोगों को भ्रमित कर रखा है। तो आज जो चौधरी साहब से, चौधरी चरण सिंह जी से हमें सीखने को मिलता है, या जो हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, वो यही चलना चाहिए कि इस चीज़ का प्रसार करना चाहिए कि वास्तव में करने वाला कौन है और बैठ के खाने वाला या भीख मांग के खाने वाला कौन है। और इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी हैं हमारे बल्लमगढ़ जाट सभा के प्रधान हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज ये चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो उनसे भी थोड़ा बात करते हैं इस बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृपया बताएं, उनके जीवन पर प्रकाश डालें और किस तरह से उनका जीवन आज के समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा प्रकाश आप डालने का कष्ट करें। हाँ जी, आज हम भारतीय जाट समाज बल्लभगढ़ की ओर से चौधरी चरण सिंह जी को पुष्प अर्पित करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको हमेशा उनकी आत्मा को शांति मिले और वो स्वर्ग में भी अपने रहो। देखो जी, इन्होंने जब उसके अंदर यूपी के मुख्यमंत्री बने 67 में, तो इन्होंने इतना ईमानदारी से राज किया था, सब कुछ प्रभावित हो गया था। और इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यही थी, इनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा सका और इन्होंने संघर्ष किया। जब इनका एक नारा था, देश की खुशहाली गांव और खेतों से होकर गुजरता है रास्ता, इसके लिए इनका मतलब सबसे बड़ा यही था। इन्होंने समाज के अंदर किसान वर्ग को आवाज़ उठाने वाला कांग्रेस में एक यही थे नेहरू के सामने। बाकी कि उस टाइम क्या होता था कि जब उस टाइम बजट आया तो 23% तो 3% तो दिया किसान को और 36% दिया था उद्योग को। उसने जो जवाहरलाल ने उस टाइम इन्होंने बहुत विरोध किया था, बोला जब तक देश की कृषि को आप बढ़ावा नहीं दोगे, देश की खुशहाली नहीं होगी। और उस टाइम देश बहुत आर्थिक तंगी में गुजरा था। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारे मसीहा थे, किसानों के मसीहा थे, हम उसी बिरादरी से हैं, उसी समाज से। हमने सारी ज़िंदगी यही, हमने भी वही काम किया खेती का, और आज भी हम उसके ऊपर ही हैं, निर्भर करते हैं। और हमने तो ये सही बात है कि देने वाला देवता होता है, एक सिर्फ जाट देवता ही वह है जिसको कि बोलते हैं जाट देवता, बाकी तो सभी ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाट ही है जो हमारे सब कौम है, देश की सीमा पर रक्षा किसान करता है, पेट किसान भरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है और उसी से सभी को खार खाए। 36 बिरादरी के अंदर जो कि है जाट से सभी चिढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हमें इसी चीज़ को आगे लेके और समाज के अंदर हमें अपने आप को इस चीज़ के अंदर, इस जो कमी है उसको दूर करके ना, समाज के अंदर हमें इस बात को लड़ना है और इस बात को हमें आगे रखना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौ साहब कुछ आप भी, पड़ेगा ऐसे। तो ये था श्रद्धांजलि। बोलेंगे आप? आज हम चौधरी साहब की 118वीं जयंती मना रहे हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने इस चौधरी साहब जैसे व्यक्तित्व के बहुत बड़े और अपने अर्थशास्त्र के बहुत बड़े हैं, इनके उसमें ही हमने जन्म लिया। जो खून इनमें था वो ही हमें इस बात का गर्व है। एक बात कहते थे चौधरी साहब कि भाई जब तक गांवों में किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होगा, जब तक शहर या कोई भी मुल्क देश तरक्की नहीं कर सकता। चौधरी साहब एक बात और कहते थे, आजकल क्या है, कोई भी थोड़ा सा काम करेंगे मीडिया में ओए। वो कहते थे कि जिस जब तक मीडिया मेरी बुराई कर रही है तो समझ लो मैं किसान और मजदूर के साथ हूँ, और जिस दिन मीडिया मेरी भलाई शुरू कर देगी करनी, उस दिन सोच लेना मैं बिक गया। तो ये किसी के पीछे एक नेहरू चाचा लगाते हैं, कोई बापू लगता है, पर एक मसीहा चौधरी साहब के ही पीछे लगता है, किसान मसीहा, मजदूर मसीहा। तो जी हम तो बड़े गौरवित हैं कि भाई हमने उस समाज में जन्म लिया है जिसमें चौधरी साहब चरण सिंह जी जैसे नेता ने जन्म लिया, व्यक्तित्व ने जन्म लिया। तो हम तो यही आज उनकी
118वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमें अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताना चाहिए। हमारे देश के होते हुए हमारे देश में तो इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, मगर इंग्लैंड में और बाहर इनकी अर्थशास्त्र जो किताबें लिखी हुई हैं ना जी, वो भी आज उनके कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में लगी हुई हैं। तो हमें भी भाई देखो कोशिश करनी चाहिए अपनी, वरना तो ऊपर तो ऐसे लुटेरे बैठे हुए हैं कि वो अब देश का तो भगवान ही मालिक है, और अब नाथ चौधरी जैसे देखो नेता रहे और आने इस हिसाब से तो लगता भाई आगे भी नहीं आ पाएंगे। तो मैं तो यही, जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। होगा और अगर कहीं फंस गया तो बहुत जरूरी है। तो फिर किस दिन फिर रखो प्रोग्राम जब